दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस बैच का 11वां दिन है। आपको पता होगा दोस्तों, हर 10 दिन में हम अपने आप को अपडेट करते हैं और अब के लिए अपडेट आपके सामने आया है कि साइंस में जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे थे, अभी तक थोड़े से आसान लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन अब और भी ज़्यादा कठिन लेवल आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको आज की जो सीरीज़ है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें से आप 5 क्वेश्चन भी न कर पाएँ। ठीक है, ऐसा संभव है, लेकिन इसमें नाराज मत होइएगा आप सभी। ये आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आपके सामने साइंस के नए नए प्रश्न आएंगे तो परीक्षा के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुराने क्वेश्चन और जो ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ चुके हैं, किसी न किसी किताब में, किसी न किसी टेस्ट सीरीज में, कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। और नए तरह के प्रश्न होंगे तो उस पर चर्चा करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत खास नया नहीं है, बस उसको घुमा करके टेक्निकल वे में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए स्क्रीन पर कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल और मैंने यहाँ पर कुछ टाइमिंग में भी चेंजेस किया है, जैसे कि सुबह के 5 बजे करंट अफेयर की क्लास तो आती आती है, साइंस की क्लास शाम को 5 बजे आती है, वो तो अपनी जगह पर है। जीके जीएस की क्लास जो अभी तक 11 बजे आती थी सुबह में, उसको टाइम चेंज करके मैं नाइट में कर लिया हूँ जीके जीएस का, क्योंकि बच्चों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर टाइम थोड़ा सा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा आप इसकी टाइम अगर चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी के क्लासेस वैसे ही हैं सेम टू सेम, तो उसको याद रखेगा। चलिए आसान क्वेश्चन से कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगले 2-3 क्वेश्चन में ही आपको क्या हो जाएगा, टेंशन होने वाला है। ठीक है, चलिए आज देखिए, बिल्कुल आप कॉपी कलम लेके बैठिए और देखिएगा कि कितना नंबर आपने अचीव किया। ठीक है, लिख रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत सिंपल, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा विटामिन बी के बारे में। दोस्तों विटामिन बी, चलिए मैं कहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर अगर आप दे भी देते हो तो भी मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको बताना है विटामिन बी का रासायनिक नाम। जो बच्चा विटामिन बी का रासायनिक नाम बताएगा, ठीक है, उसी को 1 नंबर दिया जाएगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। मुझे पता है आप लोगों के मन में आ गया कि बेरी बेरी इसका उत्तर है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप विटामिन बी का रासायनिक नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो 1 नंबर अपने यहाँ से डिडक्ट कीजिए, और मेरे अनुसार जो लोग जानते हैं वो 1 नंबर अपने में ऐड कर सकते हैं। बताइए क्या है विटामिन बी का? विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं? वैसे बी में बहुत सारे आते हैं, बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी के पार्ट नहीं मिलते लेकिन विटामिन बी में मिलते हैं। बी 1 मिलता है, बी 2 मिलता है, बी 3 मिलता है, बी 5 मिलता है, बी 6 मिलता है, बी 12 मिलता है। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसको याद रखेगा। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों टीबी दे रहा है, ट्यूबरोकुलोसिस, ये तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। रतौंधी में क्या होता है दोस्तों, रात के समय दिखाई नहीं देता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? ए को रेटिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनाल बोलते हैं। ठीक है, और सूखा रोग दोस्तों ये किससे होता है? बताइए जल्दी से। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। डी को बोलते हैं कैल्सीफेराल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेराल। तो इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे क्या? अगर याद रखेंगे तब तो आपको नंबर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है लाइव से ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ आने वाला है। देखिए मैं एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा और एक एक चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। बताइए, विटामिन सी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन सी मुझे पता है, आप बड़े सिंपल तरीके से बोल देते हो विटामिन सी किसकी कमी से होता है, कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचना है। विटामिन सी मिलता कहाँ कहाँ से? अगर आपके सामने ये प्रश्न है तो क्या बोलेंगे? तो याद रखिए दोस्तों, विटामिन सी मिलता है खट्टे चीज़ों से। ठीक है, जितने भी खट्टे फल है ना, अब जैसे किसी ने कहा सर आंवला से मिलेगा क्या? हाँ यार, आंवला खट्टा है, मिलेगा। सर मौसम्बी से मिलेगा क्या? हाँ वहाँ से मिल जाएगा। सर संतरा से मिलेगा क्या? हाँ वहाँ से मिल जाएगा। सर नींबू नींबू से मिलेगा क्या? हाँ वो भी हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है कि विटामिन सी, और विटामिन सी की यदि कमी होती शरीर में तो उससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। चलो नंबर तो मैं तभी दूंगा जब आप रासायनिक नाम बताओगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स से सी स्कारबिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कारबिक एसिड। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी को स्कारबिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेराल बोलते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी ये भी याद रखेगा दोस्तों, कई बार ये भी प्रश्न आता है जहाँ पर खट्टे फल होते हैं वहाँ पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कठिन कठिन प्रश्नों का दौर शुरू होता है। इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? सोच समझकर आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़िए, समझिए, उत्तर दीजिए।
इनमें यानी ये जो चार ऑप्शन दे रहा है इसमें से अधिकतम ऊर्जा किस में होती है? प्रोटीन से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, वसा से मिलती है यानी फैट से, या कार्बोहाइड्रेट से, या विटामिन से? किससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर दो तीन पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपने एक प्रश्न सुना होगा कि जो धावक होते हैं, जो मेहनत करते हैं, ठीक है, जो दौड़ते हैं, तो उनको जब उनकी एनर्जी लेवल कम होते हैं तो एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है। उनको क्या दिया जाता है? आपने भी देखा होगा, उनको क्या दिया जाता है? एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है। इस एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है? इस एनर्जी ड्रिंक में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से त्वरित ऊर्जा मिलता है, ये ज़्यादातर बच्चों को पता है। तो ये प्रश्न को देख करके लोग सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट उत्तर होगा, लेकिन जिन्होंने भी उत्तर टिक किया उनका उत्तर सही नहीं है, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ दिया यहाँ पर एक शब्द लगा दिया है अधिकतम, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा उन्हें फैट से मिल सकता है। किससे मिल सकता है? फैट से। फैट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर हम कैलोरी वाइज बात कर दें तो याद रखिए दोस्तों 9 से 10 कैलोरी प्रति जो है ग्राम ऊर्जा होती है, किसमें? फैट में होती है। और जबकि प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में उसकी आधी होती है। मोटी मोटा ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, अगर 9 मानेंगे तो 4 साढ़े 4 याद रखिए, नहीं तो 5, यानी 4 से 5 आप बोल सकते हो, वहाँ पर होता है। ठीक है, और फैट भी कितने तरह का होता है? तो 2 तरह के होता है, वो सब पढ़ाया गया आपको। पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाई गई, पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाई गई। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कमी आपकी है। बायोलॉजी में नहीं बताया था आपको कि जो फैट होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त, ठीक है, और एक दूसरा होता है असंतृप्त। ठीक है, तो सभी आप जानते होंगे। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा वसा। गलती से भी कार्बोहाइड्रेट टिक मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। 40 होती है, 43 होती है, 46 होती है, या 48 होती है? सर पढ़ा तो था, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग से स्किप कर रहा है। ठीक है, पढ़ा था सर, याद आ रहा है कुछ दिमाग में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्किप कर रहा है। सर क्या होगा इसका उत्तर? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली में पाया जाता है जोड़ी में, तो होता है 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़ी पाया जाता है क्रोमोसोम। अब 23 जोड़ी मतलब 2 का गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, तो गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये समझ में आया। 23वां जोड़ी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अलग होता है। ठीक है, एकदम डिफरेंट होता है। बाकी 22 जोड़े एक ग्रुपिंग में होते हैं और 23वां जोड़ी अलग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए यहाँ पर दे भी रहा है कि मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े सभी में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, सब में एक बराबर होते हैं। जबकि 23वीं जोड़ी जो होते हैं वो गुणसूत्र समान नहीं होता है, जिसको हेट्रोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम्स। चलो और भी कठिन क्वेश्चन का दौर यहाँ से शुरू होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है? ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब आपने हो सकता हो नाम सुना हो ऑस्टियोपोरोसिस का, कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। दोस्तों देखिए, जहाँ कहीं भी ऑस्टियो वर्ड लग गया, क्या लग गया? ऑस्टियो, तो इसका तात्पर्य होता है हड्डी से। किससे होता है? इसका तात्पर्य होता है हड्डी से। तो याद रखिए, हड्डी संबंधी विज्ञान का भी अध्ययन इसी से संबंधित होता है। ठीक है, उसको भी वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड आता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में वर्ड को ही आप समझिए, उसको बोन्स माना जाता है। ठीक है, हड्डी उसका जो है माना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हड्डियों से संबंधित क्या हो सकता है। तो भाई हड्डियां जैसे कमज़ोर होती हैं अगर, तो टूटने का खतरा होता है ना। हड्डियां तो लोचदार होनी चाहिए थोड़ी, अगर एकदम कमज़ोर हो गई हैं तो हड्डी टूट जाएगी। अरे पता चला सीढ़ी से गिर गए तो ही हड्डी टूट गई। ठीक है, एक सीढ़ी से कूद गए तो भी हड्डी टूट गई, और गिरने वाले लोग कई तल्ले से गिर जाते हैं, उनकी नहीं टूटती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हड्डियों की क्वालिटी होती है और जो उसकी डेंसिटी होती है, ये दोनों जो होती है बेकार हो जाती, कम हो जाती। क्वालिटी भी डाउन होगी तो भी जो है बेकार हो गया। और अगर हड्डियों की डेंसिटी मतलब उसका जो घनत्व है, अरे किसी चीज़ का घनत्व ज़्यादा रहेगा तब वो चीज़ मजबूत रहेगी, और घनत्व ही कम रहेगा तो चीज़ तो कमजोर ही होगी ना। तो इसका घनत्व कम हो जाता है, इसकी क्वालिटी कमजोर खराब हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी ऐसा लक्षण दिखता नहीं है, बट हाँ हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि किसी के शरीर में यार उनकी हड्डी कमजोर हो गई। तो हड्डी कमजोर होता है तो कौन कौन सा एलिमेंट कम हो जाता है शरीर में? जैसे कैल्शियम ऊपर प्रॉपर नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, कैल्शियम, अब कैल्शियम कहाँ से मिलता है? आप पढ़ते हो दूध से मिलता है कैल्शियम। ठीक है, दूध में सबसे अच्छा कैल्शियम होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से हड्डियों के लिए फास्फोरस भी इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस, खाली कैल्शियम मत पढ़िए। ठीक है, हड्डियों के लिए फास्फोरस भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा प्रोटीन वगैरह भी लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है हड्डियों से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए छठवें प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? फंगस के कारण होने वाले रोग का नाम बताना है, ठीक है। लिख रहा है तुंडिका शोथ, जिसे टॉन्सिल कहते हैं। अरे गले में कभी कभी होता है ना टॉन्सिल, जो आपकी घंटी है वो बढ़ जाती है तो बोलने में बड़ा दिक्कत होता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है, तो लोग बोलते हैं सर टॉन्सिल बढ़ गया इनका। दूसरा है पित्ताशय की पथरी। पथरी तो होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट बोला जाता है पथरी को, और करा पित्ताशय में अलग अलग स्थानों पर पथरी हो सकती है। दिल का दौरा, ठीक है, या फिर दाद। तो यार बाकी का मतलब नहीं है, दाद, खाज, खुजली, ये सब किससे होता है? फफूंद यानी फंगस से होने वाला रोग है, ठीक है। और इसके लिए सबसे जो बेहतरीन दवा है वो है जालिम लोशन। प्रचार नहीं कर रहा हूँ लेकिन वाकई बहुत बेहतरीन दवा है, ठीक है। जालिम लोशन दांत खाज खुजली से ऐसा छुटकारा कि अगले साल 2 साल तक कभी ये होने वाला नहीं है, ठीक है। क्या करता है ना दांत खाज खुजली में, आपको बता दूँ बड़ी हंसी भी आती कि पढ़ा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, लेकिन यार मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, ठीक है। और मेरे दिल में जो कुछ भी होता है मैं बयां कर देता हूँ। देखो मैंने जालिम लोशन का नाम क्यों लिया, पहले समझो दांत खाज खुजली में क्या होता है। दाद हो, खाज हो, खुजली हो, ये 3 अलग अलग टाइप के रोग होते हैं जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। शायद दर्द बर्दाश्त हो जाए लेकिन खुजली व्यक्तियों से या दाद बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। आपको भी इसको कहीं कहीं पर कांच कहा जाता है ना, कांच, ठीक है। तो आपको भी कभी कांच लगता होगा, दाद होता होगा। तो ऐसे में याद रखिए जो आपकी चमड़ी होती है ना, उस चमड़ी में क्या होते हैं, फंगस लग जाते हैं, ठीक है। फंगस लग जाते हैं। और बताऊं कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई सारी दवाइयां हैं जो काम नहीं करती। जैसे आपने इच गार्ड का नाम सुना होगा, क्वाडिड्रम का नाम सुना होगा, लेकिन वो दवाइयां कुछ समय बाद फंगस पर काम करना बंद कर देती हैं। एक्चुअली में होता क्या, मैं रियल बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ समय पहले मेरे फैमिली मेम्बर में एक लोग इससे परेशान थे, तो मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, ठीक है, कि क्या हो सकता है। क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों ये भी करता रहता हूँ कि यार किससे क्या है। जैसे मैंने बहुत अच्छा रिसर्च कर रखा है, आपने बायोलॉजी में वीडियो देखा होगा, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन अभी बोलना पड़ता है कभी कभी। आखिरी वीडियो जाके देखिएगा, 15वां वीडियो जो डिजिटल बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। भगंदर नाम सुना होगा आपने, ठीक है। पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। बड़ा डिफिकल्ट रोग होता है, तो उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया और उसमें सब कुछ मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो उसको जाके एक बार देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो फंगस दे रहा है ना, इसमें क्या होता है कि ये आपके जो जहाँ भी होता है आपको दांत, वहाँ की चमड़ी में ये फंगस फैल जाता है। जब आप इसमें दवा इस्तेमाल करते हैं तो दवा क्या करता है, इनके एंटी काम करता है और इनको समाप्त करने का काम करता है। लेकिन मान लीजिए दवाओं की कुछ कंडीशन होती है। अगर दवाओं का इस्तेमाल आप तब तक किए जब तक कि यहाँ से पूरे 100% फंगस समाप्त ना हो जाए, ठीक है। 100% समाप्त होने, 99.9 भी नहीं, 100% फंगस समाप्त हो जाए तब तक आपको दवा का यूज करना है। अदरवाइज उस दवा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए लगाया, लगाने के बाद आपको आराम होने लगा, मान लीजिए 70-80% आराम हो गया, आपको लगा यार अब तो लगभग सही हो गया, 20% तो ऐसे ही सही हो जाएगा। आपने दवा कर दिया बंद। 80% मामला सही हो गया था, 20% के लिए आपने दवा कर दिया बंद। अब 20% के लिए जो आपने दवा बंद कर दिया, यहाँ पे फंगस है, और फंगस क्या करता है, वो अपने आप को बढ़ाता है। जैसे सड़न होती है ना, सड़न में क्या होती है, धीरे धीरे सड़न बढ़ती है, घटती नहीं है। कोई चीज़ अगर सड़ने लगता है तो बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो यहाँ पे जो 20% बचे रहते हैं वो फिर से फैलाना शुरू कर देते हैं, और वो आपकी दवा का एंटीडोट बना लेते हैं कि हमको किससे अच्छा करना है, हमको फलाने से रक्षा करना है। जैसे एक बार कड़ाके की ठंड पड़ जाए तो अगली बार लोग रजाई गद्दा लेके रेडी होते हैं ना, कि अब हमें क्या करना है, ठंड से बचाव करना है। तो यहाँ पे जो 20% लोग होते हैं ना, ये जो बच जाते हैं फंगस, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो सब एंटीडोट बना लेते हैं। और इस दवा का एंटीडोट अगर एक बार बना लिए वो सब, तो आप लाख बार इच गार्ड लगाते जाओ, वो 1% भी कम होने वाला नहीं। फिर आप दवा बदलते हो, फिर आप वही काम करते हो। तो इसलिए 2 ही 3 दवा है इसके लिए अच्छी अच्छी, तो उसका इस्तेमाल आप कर ही नहीं पाते हो। तो ऐसे में जालिम लोशन क्या करता है, मैं जो जालिम लोशन का नाम दिया, जालिम लोशन वहाँ तक कि पूरे एरिया को जला देता है। क्या कर देता है, जला देता है। सर क्या बोलते हैं, आग लगा देता है? हाँ, आग लगाता है। जिस तरह से आपके शरीर में कहीं पर मतलब मान लीजिए जल जाए तो एक पूरी की पूरी चमड़ी, एक पूरी की पूरी परत ही अलग हो जाती है, वैसा होता है यहाँ पर। ये जला करके उस पूरी परत को ही समाप्त करता है, तो एक भी फंफूद, एक भी फंगस बचे नहीं रह पाते हैं। ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा फायदा देता है, ठीक है। तो बात आई तो बता दिया, नाराज विराज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। कह रहा है कवक। कवक या फंफूद एक प्रकार का परजीवी होता है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। कवक की उत्पत्ति शैवाल में पर्णहरित की हानि होने से होती है। कह रहे कवक के द्वारा मनुष्यों में होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे गंजापन होता है, ठीक है, दाद हो गया, दांत खाद खुजली हो गया, दमा हो गया, हाथी पाँव हो गया, एथलीट फुट जिसे आप बोलते हैं, पैर मोटा हो जाता है ना, उसको याद रखिएगा, ठीक है, फाइलेरिया, ठीक है, तो सब याद रखिएगा। आगे देखिए, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्यों में पित्त का उत्पादन कहाँ पर होता है आपको बताना है, पेट में, अग्नाशय में, जिगर में, पित्ताशय में। देखिए 2 चीज़ें होती है, पित्त का उत्पादन और पित्त
स्टोर कहाँ पर होता है। क्या क्या मैंने बोला, दो शब्द आपसे पूछता है परीक्षा में, तो जल्दीबाजी मत करिएगा, आराम से देखिएगा कि पित्त का उत्पादन पूछा है कि पित्त का क्या पूछा है कि कहाँ वो स्टोर होता है। स्टोर मतलब संरक्षित, यही ना, तो कहाँ पर स्टोर होता है, ये दो प्रश्न पूछता है। तो पित्त का उत्पादन होता है दोस्तों कहाँ से, याद रखिए बनता है यकृत में। अब ज़्यादातर लोग गलती ही करते हैं, ठीक है। ये बनता कहाँ पर है पित्त, ये बनता है यकृत में, ठीक है। यकृत जो पाचक रस बनता है यकृत में, जिगर में। यकृत को जिगर भी कहा जाता है, या यकृत को इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है, ये लीवर में बनता है, तो वहाँ पर पित्त हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये पित्त स्टोर कहाँ होता है, तो पित्त स्टोर होता है पित्ताशय। पित्ताशय की थैली होती है, उस पित्ताशय की थैली में स्टोर होता है, ठीक है। और ये जो अग्न्याशय दे रहा है ना, अग्न्याशय, तो अग्न्याशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। और यहाँ से जो रस बनता है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, अग्न्याशयी रस कहा जाता है, तो वो अलग हो जाएगा। तो स्टोर होता है पित्ताशय में, बनता है जिगर में। पेट मत कहिए, पेट को वैसे हम लोग अमाशय के नाम से जानते हैं, स्टोमक बोलते हैं, वहाँ से HCl रिलीज होता है, उतना ही आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिगर। ज़्यादातर लोग ऐसे ही गलती करते हैं। देखिए आगे भी दे रहे हैं, यकृत या जिगर में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत से बनने वाला रोग है। यकृत से मतलब यकृत में बनने वाला रस है, यकृत से नहीं, यकृत में बनने वाला रस है। यह पाचन में सहायता करता है और गाढ़ा पीला तरल पदार्थ होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारी होती है और स्वाद इसका कड़वा होता है। पित्त बनकर पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से, वाहिनी माने जानते हैं ना, नलिका, उस नली या उस नलिका का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। मूत्राशय क्या होता है दोस्तों, मूत्राशय जान लीजिए दो थैलियाँ होती हैं, दो थैलियाँ होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि आपका खाना पचता है, अमाशय से पहले छोटी आंत की तरफ जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ जाता है। आप कहोगे सर ये सब आप जानते कैसे हैं, आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाई गई, एक बार कॉपी पे पूरा पढ़ाया गया है और डिजिटल बोर्ड पे लिमिटेड लेक्चर हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा होता है कोलन। क्या होता है, कोलन। ये कोलन जुड़ा होता है किससे, जल्दी से बता दीजिए, ये कोलन जुड़ा होता है मलाशय से। तो मलाशय और मूत्राशय ये दो चीज़ें होती हैं आपके यहाँ बनी होती है, ठीक है। मलाशय जिसमें मल एकत्रित होता है, मूत्राशय जहाँ पर मूत्र एकत्रित होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती, तो मलाशय और मूत्राशय याद रखेगा, ठीक है। इसमें बात करें मूत्राशय। अब मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाने का कार्य कौन सा वो करती हैं, कौन सी वाहिनियाँ होती हैं जो मूत्र को बाहर करती हैं, यूरेथ्रा, ठीक है, या यूरेटर या ब्लैडर या फिर रेनल पेल्विस। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बायोलॉजी में हम नए तरह के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 6-7 प्रश्न थोड़े से आसान रखें और उसके बाद अब आपको अगले सभी प्रश्न जो हैं थोड़ा सा अलग टाइप के मिलेंगे। तो यहाँ याद रखेगा दोस्तों यूरेटर, ठीक है। क्या होता है यूरेटर गलत है, गलत है, मुझे पता था ज़्यादातर लोग यही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर होगा यूरेथ्रा। क्या नाम है, यूरेथ्रा, याद रखेगा। यूरेथ्रा जो होता है दोस्तों, आप कह सकते हो एक नलिका होता है, एक वाहिनी होता है, एक वाहिका होता है, एक ट्यूब होता है, एक मार्ग होता है, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। ये मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर की तरफ लेके जाता है। और किस माध्यम से, तो जो व्यक्तियों का लिंग होता है, ठीक है, लिंग, उस लिंग के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। और ऐसे महिलाओं में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है, ठीक है। तो उनके में भी लिंग होता है, लेकिन वो लिंग अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता है, ठीक है। वो योनि जहाँ होती है उनकी, उस योनि के ऊपर मूत्र मार्ग बना होता है, वहाँ से ये शरीर के से बाहर निकल जाता है। तो यूरेथ्रा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया। एकदम सिंपल क्वेश्चन और कई बार पढ़ाया गया आपको। और भाई मैं तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे ही मानूंगा, जब आप बताओगे इन चारों लोगों ने कौन कौन सा आविष्कार किया, तब मैं मानूंगा कि नहीं आपने कुछ पढ़ रखा है। देखिए नंबर ऐसे फ्री में नहीं मिल जाएंगे, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो साथ में लगे रहो दोस्तों। मुझे लगता है अगर मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ तो आप बड़ा कंफर्टेबल होंगे ना। मैं भी बड़ा कंफर्टेबल होकर पढ़ाता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ाने में। लाइव भी आने में यार एक तो टाइम नहीं निकल पाता है अभी मुझसे, ठीक है। बड़ा परेशान हो जाता हूँ, टाइम आपके लिए निकल पाता, कुछ चीज़ें पर मैं काम कर रहा हूँ जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो दे रहा है दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले पेनिसिलिन के बारे में बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। पेनिसिलिन के बारे में किसने बताया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और बाकी
अलेक्जेंडर यहाँ नहीं होगा। ग्राहम बेल ने दोस्तों, मैंने आपको कई बार पढ़ाया, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। ग्राहम बेल ने क्या बताया, टेलीफोन का आविष्कार किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लुई पास्चर जो नाम दे रहा है दोस्तों, इन्होंने रेबीज का टीका दिया। रेबीज आपने सुना होगा, जब कुत्ता काट लेता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, व्यक्ति को जल देख करके डर लगने लगता है, वहाँ रेबीज का टीका लगता है, लुई पास्चर ने खोजा है। आर्किमिडीज ने दोस्तों क्या किया, बताइए आर्किमिडीज ने, इन्होंने क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत, अरे यार फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत को, अरे इसमें पढ़ते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वो अपने भार के बराबर वहाँ से जल को विस्थापित कर देता है, जिससे क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। तो ये उत्प्लावन बल का सिद्धांत आप कह सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है। आया ना नया प्रश्न। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि एकदम नए टाइप का प्रश्न है, जरा कमेंट करके बताएं, ठीक है। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। पीला केक किसे कहा जाता है, प्लूटोनियम को, यूरोनियम को, यूरेनियम को, या थोरियम को, या फिर एल्यूमिनियम को, ठीक है। जल्दी से बताइए पीला केक किसे कहा जाता है। समय नहीं आपके पास, राइट आंसर है यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम का जो चिन्ह होता है वो होता है यू, क्या होता है यू, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92, इसीलिए तो हम लोग लिखते हैं 92 ना, ठीक। तो इसको एटॉमिक नंबर भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और किससे प्राप्त किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम हम पढ़ते हैं बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, तो यूरेनियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों, पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। किससे, पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है यूरेनियम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इसकी खोज 1896 में हेनरी बेकुरेल ने किया था, ठीक है, रेडियो के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग आपको बताना है, ठीक है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग। कह रहा खसरा, खसरा क्या बैक्टीरिया से होता है। पोलियो, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी और आंत ज्वर, ठीक है। तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग में जो सही है वो है आंत ज्वर। आंत्रीय ज्वर का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो टाइफाइड सुना है, टाइफाइड का ही दूसरा नाम क्या है, आंत्र ज्वर। अच्छा, टाइफाइड का टीका भी हाल ही में विकसित किया था, टाई टाई फिश हो गया, कौन, पाकिस्तान, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, 2 टीके अभी हाल फिलहाल में विकसित किए गए 2019 में। एक तो है टाइफाइड का टीका जो पाकिस्तान ने विकसित किया, एक है मलेरिया का टीका, तो म से मलेरिया और म से मलावी, मलावी देश याद रखेगा, ठीक है, मलावी देश अफ्रीका में, उसने डेवलप किया था मलेरिया का टीका, ठीक है। ये आंत्र ज्वर जो है दोस्तों, टाइफाइड रोग, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफोसा बैक्टीरिया एक होता है, ठीक है, उसके वजह से फैलता है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता होगा, वही बुखार आता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, पूरे सिर पैर बदन दर्द सब कुछ होता है इसमें, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप जानते हैं, ठीक है, पोलियो वगैरह हो गया, सब वायरस वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोल दिया, पानी और पोषक तत्व। देखिए अब जब ये वाला प्रश्न आया करें ना, तो 2 चीज़ें याद रखा करिए, क्योंकि यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। या तो आहार, एक शब्द याद रखिए आहार, और दूसरा शब्द याद रखिए जल, ठीक है। अगर आहार को ऊपर नीचे लेके आ रहा है जा रहा है, ठीक है, तो यह कार्य होता है फ्लोएम का। किसका होता है, फ्लोएम का। और अगर जल को लेके आ रहा है और जा रहा है तो यह काम होता है जाइलम का। तो ज से जल और ज से जाइलम। यहाँ बोला है पानी और पोषक तत्व, तो इसका मतलब है जल की बात कर रहा है सीधे सीधे, तो यहाँ जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सीधे सीधे लिख देता आहार, आहार के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है, तो क्या बताते हैं, फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। तो आहार के लिए फ्लोएम, ठीक है, और बाकी के लिए जल, इसको याद रखेंगे ना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। और वैसे हो सकता है कोई इस पर जो है वो कर दे, क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्व नहीं लिखना चाहिए उसको, पोषक तत्व लिख दिया तो यहाँ फ्लोएम भी तो लड़का कर सकता है, क्योंकि पोषक तत्व किस में मिलते हैं, आहार में भी मिलते हैं, और पोषक तत्व जल से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट आप जाइलम करिए, क्योंकि साफ तौर पर पानी लिखा है ना, तो आप झगड़ा लड़ाई मत करिए, जाइलम आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, पेड़ पौधों में निषेचन की क्रिया होती है, आप सभी होंगे सुने होंगे, ठीक है। निषेचन, अरे जैसे व्यक्ति क्या करता है, सेक्स करता है, उसी तरह से निषेचन होता है। पेड़ पौधे तो सेक्स कर नहीं सकते, तो निषेचन करते हैं, ठीक है। तो निषेचन के बाद होता क्या है, तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है सत्य फल और असत्य फल के बारे में। वहाँ मैंने बताया कि जो सत्य फल होते हैं वो अंडाशय से बनते हैं। तो याद रखिए, यहाँ अंडाशय क्या हो जाते हैं, फल में बदल जाते हैं, तभी तो सत्य फल बनता है, ठीक है।
याद रखेगा, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है, ठीक है। और जो अंडाशय फल में नहीं बदलता है, फिर जान लीजिए उसको असत्य पुष्प कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग सेब, कटहल इनके बारे में पढ़ते हैं तो असत्य फलों की श्रेणी में वो आ जाते हैं, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। कारण अंडाशय के अंदर इसी बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। आपने देखा होगा फलों में बीज होते हैं अक्सर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कारण मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? मछली के कुछ टाइप्स हैं और उसमें एक टाइप दे रहा है तलमज्जी, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तलमज्जी, अब देखिए ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नहीं, आपको सर पता नहीं कहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन गया। समुद्र के गहरे पानी में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है, या फिर खुले समुद्र की सतह पर या भूमध्य रेखा के निकट कहाँ पाए जाते हैं तलमज्जी? तो आप याद भी रख सकते हो, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तल माने क्या होता है? मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए आपकी बाल्टी है तो ये इसका तल कहाँ होगा? यहाँ पर, ठीक है। तल यानी गहरा स्थान, तल जो होता है गहरा बोल सकते हो ना। तो समुद्र के गहरे पानी में मछली की कौन सी किस्में पाई जाती हैं? तलमज्जी किस्में पाई जाती हैं। सिंपल हो गया, याद कर सकते हैं अभी आप लोग ना, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और मैंने आपको ऐसे ही नहीं कहा कि आपको साइंस की सीरीज मिलेगी, साइंस की बेहतर सीरीज मिलेगी और आप कंपेयर करके देखना, हमेशा आपको बेस्ट मिलेगा, अपने आप में बेस्ट मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? पहले आप कहानी जानिए, अगर आप कहानी नहीं जानेंगे तो कभी भी इसको समझ नहीं पाएंगे। बताइए जल्दी से, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन और इसके पीछे की पूरी कहानी, और तब जाकर के उत्तर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? दोस्तों आप एक बात जानते होंगे कि हमारी शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। ये सेल मिलकर ही ऊतक बनाते हैं, जिसे हम टिश्यू का नाम देते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक, जिसे हम टिश्यू का नाम देते हैं। और ऊतकों से मिलकर के अंगों का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि कोशिकाएं बनती भी हैं और बहुत सारी लाखों कोशिकाएं नष्ट भी होती हैं प्रतिदिन, ठीक है। और कोशिकाएं जो नष्ट होती हैं, तो एक बात बताओ दोस्तों, अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लेके चलता हूँ मैं। जितने भी नष्ट हुए, चाहे मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, यही चीज़ें ब्लड के साथ भी होता है। तो वहाँ पर जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उसको हटाया जाता है। अगर हटाएंगे नहीं, एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए ये कोई फल है और यहाँ पे सड़न लग गया, अगर इस सड़न वाले हिस्से को काट के अलग नहीं करोगे तो पूरा फल सड़ जाएगा। गलत कर रहा हूँ या बताओ गलत अगर बोलूँ तो। या आपने घरों पर दीवार में देखा होगा, कहीं कहीं सीलन लगता है, अगर सीलन वाले हिस्से को अलग न किया जाए तो आपकी पूरी दीवार खराब हो जाएगी। या आपने अपने देखा होगा घर में दीमक लग जाते हैं कहीं पे, अगर आपने दीमक वाले हिस्से को अलग नहीं किया तो पूरा फर्नीचर खराब हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उन्हें हटाना पड़ता है, और उनके जो हटाया जाता है ना, वो याद रखिए बीमाणु को हटाने में कौन सक्षम है? तो तिल्ली या जो मानव का प्लीहा होता है ना, ये एक अंग होता है जहाँ पर इस रक्त को संचित किया जाता है और वहीं पर इसको हटाया जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, इसको हटाने के बाद इसको तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह। मतलब जो मर चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए, उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो तिल्ली आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन वही था, पूछने का तरीका उसने बदल दिया। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? हमने कहा बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया, एक आग बीच में अच्छे भी डाल दो जो जान पहचान के, उन्हें आपको लगेगा हम विदेशी यात्रा पर आ गए हैं, ठीक है, विदेश में आ गए, कोई जान पहचान कहीं नहीं, अपने देश में अपने जैसा क्वेश्चन ही नहीं नितिन सर आज दे रहे हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? भाई इंसुलिन तो आपको बताया गया दोस्तों, इंसुलिन कौन पैदा करता है? इंसुलिन, वैसे अगर मैं पीछे से बताऊं, चलिए आगे से बताता हूँ आपको। इंसुलिन निकलता है अग्न्याशय। अग्न्याशय में दोस्तों लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका। और वहाँ की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वो क्या करती हैं? वो इंसुलिन का स्रावण करती हैं। ये इंसुलिन करता क्या है? ये इंसुलिन सिर्फ शरीर में एक काम करता है, वो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अगर इंसुलिन नहीं निकलता है तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा और व्यक्ति को मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको याद रखिएगा। और अग्न्याशय दोस्तों एक ऐसी ग्रंथि भी है जिसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अग्न्याशय दोनों तरह की क्वालिटीज़ को रखता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। कभी परीक्षा में पूछ दे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न लोमड़ी किसे कहते हैं? बताइए, उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है? उड़न लोमड़ी जल्दी से बताइए।
कौन सा स्तनधारी स्तन प्राणी या स्तनधारी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो चमगादड़ आपने देखा होगा, चमगादड़ को उड़न लोमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न लोमड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उड़ सकता है। ठीक है, रात्रिचर होता है, उड़ सकता है और ये पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से चलता है। ठीक है, तो उड़न लोमड़ी ये आपके लिए थोड़ा सा नया प्रश्न है, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या सही होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलती करने वाले हैं। ज़्यादातर लोग विटामिन ए टिक करेंगे और मैं पहले बता दे रहा हूँ विटामिन ए गलत है, कुछ लोग विटामिन सी टिक करेंगे और विटामिन सी भी गलत है। अब बताइए क्या करने वाले हैं। मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है किसको? बताइए, ई को या B3 को, किसी एक को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा B3। ई वाला दोस्तों ये बाँझपन वगैरह में जो दूर करने में सहायक होता है। तो विटामिन B3 दोस्तों है। B3 को दोस्तों इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसको नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन बी को हम लोग थायमिन बोले थे ना, बी को भी थायमिन बोलते हैं, B2 को भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नियासिन याद रखेगा। और बी मैंने बताया था दोस्तों, बी और सी ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और कीड़ा जो होता है KEDA ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और कभी भी अगर व्यक्ति को B3 विटामिन की कमी होती है तो त्वचा संबंधित रोग होता है, दाद वाद हो जाता है। ठीक है, या फिर आप जिसको पेलेग्रा बोलते हैं ना, पेलेग्रा लोग, ठीक है, तो वो होता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। B3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको संश्लेषित किया जा सकता है। ये डिफरेंट टाइप का प्रश्न था। करा मज्जा, मज्जा मतलब अस्थि मज्जा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मज्जा। हाँ, करा मज्जा यानी कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? ठीक है, कौन सा विटामिन मदद करता है? जल्दी से बताइए। कोलेजन में जल्दी से बताइए, कोलेजन में कौन सा विटामिन मदद करता है? ये एकदम डिफरेंट प्रश्न है। मुझे पता था गलतियाँ यहाँ भी होंगी। ठीक है, आप विटामिन के ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं, वो थक्का अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ मज्जा की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर देखिए, यही यही सब आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जब तक आपके सामने मैं नए तरह के प्रश्न नहीं लाऊंगा, टेक्निकल थोड़े से नहीं लाऊंगा, तब तक आपकी तैयारी बेस्ट कैसे हो पाएगी? आपको मेहनत करना है। देखिए, एक होता है सेना में सिपाही बनना, एक होता है सेना में कमांडो बनना। दोनों को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक एक्सपर्ट हो जाता है, दूसरा कम एक्सपर्ट होता है। आपको क्या बनना है आप डिसाइड करो अपने जीवन में। ठीक है, विटामिन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, और विटामिन सी मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। 100 बार याद रखेगा, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बचा क्या? बचा KEDA कीड़ा। ठीक है, कीड़ा, कीड़ा मैंने इसे बना दिया है KEDA। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, कि जो है कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, और बाकी जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो ये मज्जा के कोलेजन, मज्जा यानी कोलेजन के गठन में मदद करता है विटामिन सी। इसको याद रखिएगा, विटामिन सी की मदद से ही, अरे हड्डियों को जोड़ने वगैरह की बात अभी हम कर रहे थे पीछे। ठीक है, तो वहाँ कोलेजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता, विषाक्तता माने टॉक्सिन। ठीक है, कह रहा है विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? अरे बाप रे बाप, कितना कठिन क्वेश्चन दे दिया। प्लम्बिस्म बताओ, किस किस विषाक्तता को प्लम्बिस्म कहा जाता है? ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर फास्फोरस विषाक्तता यानी फास्फोरस हो गया। ठीक है, शंख या आर्सेनिक दोस्तों, पानी वगैरह जब बहुत दूषित हो जाता है वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, वो बड़ा खतरनाक होता है। और प्लूटोनियम में भी खतरनाक होता है। सीसा विषाक्तता फिलहाल यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, सीसा विषाक्तता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीसा मतलब होता है लेड। ठीक है, और अगर इसकी विषाक्तता बढ़ती है तो व्यक्ति का मरना तय है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, यहाँ पर सीसा हो जाएगा। कभी अगर सीसा की वो बढ़ जाती, मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, मानव शरीर में सीधे सीधे, ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ पर जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं प्लम्बिस्म। इसकी विषाक्तता को नाम ही दिया गया है प्लम्बिस्म। ठीक है, और सीधे सीधे बता दें तो लेड हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब कर देता है, मतलब जो पूरा नर्वस सिस्टम है ना उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के डिटेल अगर आपको चाहिए तो हम आगे देख लेते हैं। देखिए ले रहा है, इनके लक्षणों का विकास देर से होता है। पेट में दर्द, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बदलाव, चिड़चिड़ापन, ये सभी सामने आता है। आर्सेनिक की विषाक्तता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। चलो एक और अच्छा प्रश्न यहाँ मिल गया, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखिए कह रहा है कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका को सक्रिय और नियंत्रित करता है। बताइए कौन सा खनिज है जो मांसपेशियों और तंत्रिका को सक्रिय करता है और नियंत्रित करता है। तो इसके लिए हम लोग हजार बार पढ़ के रखें, ठीक है। मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर लोग फास्फोरस करते हैं। फास्फोरस संबंध जब कभी हड्डी की बात आए तब क्या करिए, मांसपेशियों की बात आ जाए, तंत्रिका तंत्र की बात आ जाए तो मैग्नीशियम करिए, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम ही है जो तंत्रिका तंत्र को सक्रिय भी करता है और उसको नियंत्रित यानी कंट्रोल भी करता है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये मैग्नीशियम मिलता कहाँ से है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है। बाकी काजू बादाम ये सब खाइए, इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। रोजेसिया नाम सुने हैं? कितने लोग हैं जो नाम सुने रोजेसिया का? अच्छा, कई लोगों को लेट भी हो रहा है, सर लंबी लंबी क्लास बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, अपने लिए बना रहे हैं, आपके लिए थोड़े बना रहे हैं यार। चलो आगे देखो, रोजेसिया एक आम बीमारी है, किससे संबंधित है बताइए। अच्छा, आपने कई बार कुछ लोगों का चेहरा देखा होगा जिनके चेहरों पर ज़रूरत से ज़्यादा मुहासा आ जाता है, पूरा चेहरा ख़राब कर देता है, ठीक है। और ज़्यादा एज भी नहीं होती है, मतलब 18 से लेकर 20 22 25 साल तक होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं। अरे यार, किसी में हो सकता है, पुरुष में महिला में किसी में मुहासा खूब निकलते हैं, ठीक है। बस उसी से संबंधित है दोस्तों रोजेसिया। ये त्वचा संबंधी एक बीमारी होती है, ठीक है। और ख़ास करके हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है, वो प्रेगनेंसी में भी डिस्टर्बेंस करता है, ठीक है। या फिर गर्भ निरोधक गोलियां जो लोग लेते हैं अगर गलत समय पर या गलत तरीके से, तो उनको भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रोजेसिया ये त्वचा से संबंधित एक रोग का नाम है। अंडे की सफ़ेदी, अंडे का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ना, दो हिस्सा होता है, एक पीला वाला हिस्सा एक सफ़ेद वाला। तरह अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, एल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है, अंडे की जो सफ़ेद जर्दी होती है उसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन, इसको याद रखेगा, ठीक है। और एल्ब्यूमिन, अच्छा ये होता क्या है, ये अगर देखा जाए सर, अगर जैसे अगर ये पूछ दे कि हार्मोन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, तो क्या बताएंगे, एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन होता है। भाई अंडे से प्रोटीन ही मिलता है ना, हाँ। तो एंजाइम थोड़े होता है, एंजाइम का निर्माण शरीर के अंदर होता है, ये तो बाहर है ना। तो इसको याद रखिएगा, एक तरह का प्रोटीन होता है। और एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये अंडे में पाया जाता है और खाने से मतलब अच्छा होता है। और अंडे में सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद वाला हिस्सा भी होता है वो भी यही सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, पीला वाला नहीं। पीला में तो फैट होता है, जल्दी ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो सेक्स से नहीं फैलता है, ठीक है। ये पूछ रहा है फिदे फिदे, यौन संचारित रोग नहीं है। तो याद रखिए, लिख रहा है क्लैमाइडिया, ठीक है, प्रमेय यानी गोनेरिया, टाइफस और यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर यौन संचालित रोग कौन सा नहीं है, तो याद रखिए टाइफस, ठीक है। टाइफस जो रोग है दोस्तों यौन संचालित नहीं है, बाकी जो है वो किसी न किसी तरीके से यौन से संबंधित रोग ही है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस कमी के कारण होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे छोटे हो जाते हैं, उनका जो हाइट है वो हाइट नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये बौनापन आ जाता है बच्चों में। ये बौनेपन का रोग किस हार्मोन की कमी से होता है या किसकी कमी से होता है, लिख रहा है थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, ल्यूटिनिकारी या फिर पैराथायराइड, ठीक है, किसकी कमी से। तो याद रखिए, हमारे शरीर में वैसे बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बौनेपन के लिए जिम्मेदार है वो है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन, आपने थायराइड ग्लैंड का भी नाम सुना होगा जहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ये बौनेपन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अभी तक आपने नहीं सुना होगा लेकिन आप याद रखिए, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, हाइपोकैलीमिया किस कमी के कारण होता है। हाइपोकैलीमिया किसकी कमी से हाइपोकैलीमिया नामक रोग होता है। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि हाइपोकैलीमिया में होता क्या है, ठीक है। हाइपोकैलीमिया में होता क्या है। चलो मान लो मान लो इसमें से कोई भी एक हो गया, किसी भी चीज़ की अगर हमारे शरीर में कमी हो गई तो ये हाइपोकैलीमिया क्या होता है, करेगा क्या। तो याद रखिए, अगर हाइपोकैलीमिया रोग होता है ना, तो पहली बात तो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा कमजोरी महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है, ठीक है। और उसको लगता है शरीर में एनर्जी नहीं है, कोई आएगा हमको पीट पाट के चला जाएगा, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मांसपेशियों में अजीब सा दर्द, अजीब सा ऐंठन होता है, पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, ठीक है। दिल की धड़कन कभी बढ़ती है, घटती है, ठीक है। तो ये सब होता है पोटेशियम की कमी से, ठीक है। इसको हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। पोटेशियम की कमी से जब शरीर में या फिर भोजन में, आहार में पोटेशियम की मात्रा हम लोग कम लेते हैं, या फिर पोटेशियम की मात्रा लेते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मूत्र मार्ग से पोटेशियम बाहर चला जाता है, उस शरीर में रुकता ही नहीं है, तो इसको रोकने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं
हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। करा कि छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है। छोटी आंत में दोस्तों मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, ठीक है। छोटी आंत का जो हिस्सा होता है जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, ठीक है, उसको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, उसको विली कहा जाता है। क्या कहते हैं? विली नाम दिया जाता है, विली, ठीक है, विली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, इसको विली विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली विली नाम दिया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों, ठीक है। यही जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करते हैं शरीर में। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है, जल्दी बताइए। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो लिख रहा है श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या 100% छोड़ देता है? नहीं, ये गलत है। अगर आप ऐसा जानते हैं तो गलत है। याद रखें, वहाँ से 4%, कितना, 4% होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये सारी होती हैं, ठीक है। तो जब अंतः शोषण करते हैं तो भी ऑक्सीजन लेते हैं, जब बाहर निकालते हैं ना तो भी हम ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ऑक्सीजन ले लिया और पूरा यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ भी दे रहा होगा, कह रहा अंतः शोषण के दौरान नाइट्रोजन 79% लेते हैं और उच्छ्वास के दौरान 79% बाहर कर देते हैं। मतलब जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना बाहर भी कर देते हैं। ऑक्सीजन अंतः श्वास में 21% लेते हैं और उच्छ्वास के दौरान 17% छोड़ देते हैं, ठीक है। 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते समय 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? सर आज तो आपने कमाल कर दिया, या तो कमाल कर दिया या तो ज़िंदगी ख़राब कर दिया, दोनों से कोई एक काम कर दिया। क्यों? बहुत परेशानी। देखिए कितने सारे बच्चे छोड़ के चले गए होंगे, वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, गलती उनकी है, ठीक है। गैस्ट्रोक्नीमिया ये जो बीमारी है दोस्तों, ये किस बीमारी नहीं है, ये मांसपेशी है, ठीक है, बीमारी नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर पाई जाती है? बीमारी होता है इससे, ठीक है। बीमारी क्या होता है मैं बताता हूँ। घुटने का दर्द वगैरह आप जानते होंगे, ठीक है, उन सबसे भी संबंधित आप कर सकते हो इसको। ये स्पेशली पाई जाती है निचली टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग के निचले हिस्सों में पाई जाती है, घुटने के आसपास में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? जो अनुवांशिक विकार नहीं है उसे बताना है। वर्णांधता तो अनुवांशिक रोग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति कलर की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। बाकी अतिरिक्त स्राव रोग ये भी है, अरंजकता भी है, और यहाँ पर मैक्सीडिमा आपका हो जाएगा ये राइट आंसर, क्योंकि इसका कोई संबंध इससे नहीं है, अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी के जो 3 दे रहा दोस्तों वो अनुवांशिक रोग है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में आएगा सर ये मैक्सीडिमा है क्या, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में, जिसके वजह से बौनापन नामक रोग होता है, ठीक है। वही थायरॉक्सिन जो है इसका अल्प श्रावण करता है, ठीक है। मैक्सीडिमा का आयु के अनुसार अलग अलग होता है। जब भ्रूणावस्था में शिशु होता है तो उस समय भी होता है, और हर समय अलग अलग होता है, वयस्क में अलग अलग होता है। तो मैक्सीडिमा वहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है, अनुवांशिक विकार नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है, जीके जीएस की टाइमिंग जो थोड़ी सी बदल दी गई है आप लोगों के लिए, ताकि और सूटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। आगे भी आप इस तरह के वीडियोज़ को देखिएगा। टेस्ट अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट ज़रूर से दीजिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप मेहनत से किसी एक के साथ जुड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे और तेज़ी से आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।